स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ विशेषण, जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहते हैं। आप अपने हिंदी व्याकरण की किताब निकालें और उसका पाठ विशेषण निकालें। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पाठ विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने संज्ञा और सर्वनाम को बहुत बारीकी से समझा। देखिए, आप इन पंक्तियों को पढ़िए। राहुल मेरा छोटा भाई है। टोकरी में लाल टमाटर रखे हैं। हमारे घर 4 लोग आए हैं। मेरे पिता सज्जन आदमी है। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द छोटा, लाल, 4 और सज्जन शब्द किसके लिए प्रयोग हुए? छोटा भाई। भाई की क्या विशेषता है? कि वो छोटा है। टमाटर में क्या खास बात है? कि वो लाल है। और घर पर कितने लोग आए हैं? 4। मेरे पिताजी कैसे हैं? सज्जन आदमी। उनकी विशेषता क्या है? कि वो सज्जन है। व्याकरण में इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये उदाहरण पढ़ सकते हैं। राधा सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। राधा क्या है? विशेष्य, क्योंकि राधा की विशेषता बताई जा रही है। और उसकी क्या विशेषता है? वो सुंदर और बुद्धिमान है। सुंदर और बुद्धिमान शब्द विशेषण है। आप यहाँ एक उदाहरण और पढ़ सकते हैं। जैसे उसने पीली कमीज पहनी है। पीली क्या है? विशेषण। कमीज क्या है? विशेष्य। विशेषण की पहचान कैसे होती है? वाक्य में विशेषण की पहचान बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम की पहचान करते हैं, फिर उसके साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर में मिलता है वही विशेषण होता है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए। कमीज कैसी है? पीली। छात्र कितने हैं? 2। और मोटी बिल्ली ने दूध पी लिया। बिल्ली कैसी है? मोटी। तो ये हुए हमारे विशेषण और विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। आइए इन्हें हम विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या फिर इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई दोष भी होता है। आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देखिए। उसकी साड़ी सुंदर है। यह इमारत बहुत ऊंची है। हिमालय भारत के
उत्तर में है। इन वाक्यों में सुंदर, ऊंची और उत्तर गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। गुण, हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई दोष होता है। जैसे गुण देखिए, अच्छा, सुशील, विनम्र, ईमानदार आदि। दोष, बुरा, अभिमानी, कायर, दुष्ट आदि। रंग, काला, लाल, सफेद आदि। आकार, कैसा भी आकार हो सकता है, गोल, चौड़ा, लंबा, मोटा आदि। गुण, दशा या अवस्था, अस्वस्थ, स्वस्थ, पतला, रोगी, बीमार, कमजोर आदि। स्थान, भारत, जापान, जयपुर आदि। दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। स्पर्श, कोमल, मुलायम, नरम, गरम, ठंडा आदि। ध्वनि, मधुर, कर्कश, तेज, धीमा आदि। स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा आदि। नंबर 2 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप, तोल। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह सड़क 20 किलोमीटर लंबी है, बोरी में 10 किलो गेहूं है, मुझे थोड़ा पानी दे दो, 1 लीटर दूध ले लो। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी निश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि माप तोल जो होता है वो निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर, 1 किलो आदि। जैसे इस डिब्बे में 1 लीटर तेल है, इस बैग में 1 किलो चीनी है। नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा तेल, सारा शरबत। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती। जैसे चाय में मीठा कम है, कितना कम है ये हमें पता नहीं है, उसे कुछ धन दे दो। उपयुक्त उदाहरण में निश्चित परिमाण का पता नहीं चल रहा है कि चीज कितनी मात्रा में है। जैसे बहुत आटा, बहुत पैसा, थोड़ा सा पानी डाल दो। यहाँ यह पता नहीं कि आटा कितनी मात्रा में है, पानी कितना डालना है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, मुझे 3 दिन बाद जाना होगा आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या फिर इन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो विशेषण किसी निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आदमी बाजार जा रहे हैं, 1 गिलास पानी, 2 लड़कियां आदि। उपयुक्त उदाहरण में निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि कितनी संख्या है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की
निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, कुछ समोसे ले आओ, कई बच्चे अधिक। इसमें यह नहीं पता कि कितनी पुस्तकें, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 4 है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत बहादुर है, यह लड़का बुद्धिमान है, यह तोता किसका है। सार्वनामिक विशेषण 4 रूपों में दिखाई देते हैं। पहला है किसी निश्चित बात को बताने वाले, जैसे यह मेरी किताब है या यह किताब मेरी है, वह निशा का भाई है। किसी अनिश्चित बात को बताने वाले, कोई आदमी आया है, इस गिलास में कुछ पड़ा है। प्रश्न पूछने वाले, किस लड़के ने शीशा तोड़ा, कौन सा घोड़ा तेज दौड़ा। संबंध बताने वाले, जैसे जो करना है जल्दी करो, जो आदमी सामने है वह अच्छा है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जिन वस्तुओं को मापा या तोला जा सकता है उनका परिमाण, माप, तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देखें, मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। बाजार से 7 किलो आटा ले आओ, परिमाणवाचक विशेषण। आगे है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हुए होता है। जैसे यह मिलने आई है, सर्वनाम। यह पुस्तक मोटी है, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ दोनों वाक्यों में यह शब्द का प्रयोग अलग अलग व्याकरणिक महत्व के लिए हुआ है। जैसे वह मैदान में खेल रहा है, वह क्या है, वह सर्वनाम है, किंतु जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मैदान में खेल रहा है, वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जो संज्ञा क्या है, लड़का, लड़के से पहले आ रहा है, वह सार्वनामिक विशेषण है। आगे है परविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। जैसे रानी ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत सुहावना था। इन वाक्यों में बहुत और अत्यंत क्रमशः सुंदर और सुहावना विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, ये परविशेषण है। अब यहाँ पर इस उदाहरण को समझिए। रानी ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है। इससे हम ऐसे भी बोल सकते थे कि रानी ने सुंदर पोशाक पहनी है। सुंदर क्या है, विशेषण, और बहुत क्या है, उस विशेषण की विशेषता बता रहा है। बहुत सुंदर क्या हुआ, बहुत क्या हुआ, पर विशेषण। आगे है विशेषणों में विकार। रूप की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। विकारी विशेषण
जिन विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द विकारी विशेषण होते हैं, जैसे काला कौवा, काली कोयल आदि। अविकारी विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण पढ़िए, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। अब सुंदर शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। सुंदर क्या है, यहाँ पर अविकारी विशेषण है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आगे है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। दो व्यक्तियों तथा वस्तुओं में कभी भी एक से गुण नहीं होते। कभी कभी दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उसके लिए कभी कभी कम या अधिक जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अब मूल अवस्था क्या है, जब किसी एक प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, मूल अवस्था सीमा सुंदर है, उत्तरावस्था सीमा सिया से सुंदर है, उत्तम अवस्था सीमा सबसे सुंदर है आदि। नंबर 1 है मूल अवस्था। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की विशेषता सामान्य रूप से बताई जाती है किंतु किसी अन्य से उसकी तुलना नहीं की जाती। जैसे विकास मोटा है, शिवा बुद्धिमान है। नंबर 2 है उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है, जैसे विकास विजय से अधिक मोटा है आदि। नंबर 3 है उत्तम अवस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है, जैसे विकास सबसे मोटा है, शिवा सबसे बुद्धिमान है। आइए इन पंक्तियों के द्वारा हम इन अवस्थाओं को समझते हैं। सीमा सुंदर है, सीमा सिया से सुंदर है। उत्तम अवस्था सीमा सबसे सुंदर है। अमित अच्छा खेलता है, अमित शुभम से अच्छा खेलता है। उत्तम अवस्था में अमित सबसे अच्छा खेलता है। आइए आगे पढ़ते हैं। विशेषण शब्दों की रूप रचना। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि में कुछ शब्दांश जोड़कर इस प्रकार की जाती है। नंबर 1 है संज्ञा शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। आप यहाँ पर ये उदाहरण पढ़ सकते हैं, जैसे धन, धनी। धन क्या है, संज्ञा। विशेषण क्या है, धनी। भार, भारी। राष्ट्र, राष्ट्रीय आदि। नंबर 2 है सर्वनाम शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। जैसे संज्ञा क्या है, यह विशेषण ऐसा, वह वैसा आदि। नंबर 3 है क्रिया शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। चलना, चालू, घूमना, घुमक्कड़ आदि। नंबर 4 है अव्यय शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। जैसे संज्ञा क्या है, ऊपर, ऊपरी, आगे, अगला, पहले, पहला आदि। तो बच्चों ये था आपका हिंदी व्याकरण का पाठ विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।